पेज 195 क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब भी कैश फ्लो लिखा जाए तो मतलब कितनी होगी, तीनों एक्टिविटीज मांगी हुई। पहले पेज में हमने फॉर्मेट बना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरे पेज पे ऊपर की साइड इन्वेस्टिंग, मिड में फाइनेंसिंग, और लास्ट 3 लाइन है इसमें नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज आएगा। मैंने स्पेस छोड़ा हुआ, या तो इंक्रीज आएगा इसमें या डिक्रीज आएगा। सेकंड लास्ट लाइन एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट लाइन क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम एडजस्टमेंट्स, नेक्स्ट पेज पे दे रखी है सर, एक एडजस्टमेंट है क्वेश्चन के अंदर। जैसे क्या होता है, पढ़ाई क्या लगता है, प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना, प्रॉफिट है या लॉस और कितना, प्रॉफिट है प्रॉफिट है 1,08,000। 1,08,000, 1,08,000। देखिए सरप्लस का मतलब प्रॉफिट ऐड करने के बाद प्रॉफिट का बैलेंस कितना बचा, सरप्लस ये बताता है। लास्ट ईयर में देखिए कितना बैलेंस है, 24,000, मतलब लास्ट ईयर मेरे सरप्लस में बैलेंस पड़ा हुआ था 24,000। इस साल के एंड तक वो बैलेंस कितना बन गया, 1,32,000 बन गया। तो जितना बढ़ा उतना प्रॉफिट, अगर घट गया होता तो लॉस। सरप्लस अगर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट है, सरप्लस अगर घट रहा है तो डेफिनेटली लॉस। इस क्वेश्चन में बढ़ रहा है इसलिए प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखने के बाद क्या काम करते हैं सर, हम 4 चीजें ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो, टैक्स हो, और कोई डिविडेंड हो, चाहे इक्विटी का, चाहे प्रेफरेंस का, चाहे फाइनल, चाहे इंटरिम। नजर हमारे साथ पूरे क्वेश्चन पे कहीं पर भी टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कहीं भी जनरल रिजर्व की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कहीं पर भी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हमारा डायरेक्ट पहला आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डायरेक्ट हमारा पहला आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अदरवाइज हमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना पड़ता है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया कुछ अमाउंट तो वो ऐड करना पड़ता है, डिविडेंड कुछ दिया है तो वो ऐड करना पड़ता है। ये सब कुछ क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए बिना ऐड करे काम डायरेक्ट हमारा पहला आंसर आ गया। एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गई, एडजस्टमेंट तो एक ही थी। वापस बैलेंस शीट पे आते हैं। हर एक आइटम में चेंजेस है, हमें आइडिया लगाना है कि ट्रांजैक्शन क्या होगी। कृपया पता है, शेयर कैपिटल लास्ट ईयर है 1,80,000 और इस साल है 2,10,000। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा इस साल? इशू के शेयर इशू करें सर, शेयर अगर बढ़ रहे हैं तो और इशू करें, शेयर अगर घट रहे हैं तो रिडीम करें। इस क्वेश्चन में शेयर बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इशू करें। खुशी कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, प्लस के माइनस प्लस। इशू ऑफ शेयर्स 30,000, सर शेयर इशू करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इनफ्लो है, इसलिए प्लस हो रहा। इसके बाद बी पॉइंट में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके सामने 1 लिखा हुआ है, नोट नंबर 1, मतलब ये हम नोट्स टू अकाउंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब इसको दोबारा नहीं देखना, ठीक है। तो उसके आगे नोट नंबर लिखा है, वो नोट्स टू अकाउंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिया, अब उसकी फर्दर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। नेक्स्ट आइटम है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लास्ट ईयर भी 1,50,000, इस साल भी 1,50,000। इसका मतलब ना तो हमने इस साल लोन लिया है ना लोन चुका है, कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, ठीक नो। इसके बाद ट्रेड पेबल्स, उसके बताएं कि ट्रेड पेबल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है कितने, 48,000 प्लस करें कि माइनस करें, माइनस प्लस। ये 4-5 लाइन छोड़ने के बाद लिखना है आपको।
करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, बढ़े तो बढ़ाओ, घटे तो घटाओ। क्या पता है इसलिए छोड़िए क्योंकि इससे पहले एक आंसर आता है जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उस आंसर आने के बाद ऐड किया जाता है इसको, तो क्वेश्चन में दोबारा ना आना पड़े हमें, इसलिए हमने पहले लिखा पहले छोड़ करके। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक एक चीज लाइन बाय लाइन होनी चाहिए, दो तीन लाइन बीच में छूटी हुई है, कोई समस्या की बात नहीं। एग्जाम में भी हम यही फॉर्मेट कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया, एक आइटम पढ़ लिया और वो जहां आती है वहां लिख दी तुरंत, क्वेश्चन में दोबारा नहीं आना, एक वही वर्ड एक भी अमाउंट दोबारा ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट पेज पर आ गए। एसेट्स में पहली आइटम है टेंजिबल एसेट्स। जैसे सी बताएं, बढ़ रही कि कम हो रही? बढ़ रही है। और कौन सी एक्टिविटी, मतलब क्या ट्रांजैक्शन क्या हुई होगी, क्या लगता है क्यों बढ़ रही है? आंसर सही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है? आपने बताया कि इस जगह पर लिखेंगे, सही बताया, लेकिन ट्रांजैक्शन क्या है, मतलब क्यों बढ़ रही है? सेल हुआ है, डेप्रिसिएशन लगा है, क्या हुआ? परचेज करना सर, एप्रिसिएशन अलाउड नहीं है अकाउंट्स के अंदर, एप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। एप्रिसिएशन का सर हमने एक बार करी थी, लेकिन याद कीजिए पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स में आया था जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे कि बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%, जाना है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये अलाउ करता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो, सिर्फ उस टाइम हम अपनी सारी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर लिखेंगे, चाहे एप्रिसिएट हो रही हो चाहे डेप्रिसिएट हो रही हो। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 खुद अलाउ करता है, वो भी सिर्फ रिकंस्टिट्यूशन के टाइम ही, डिमिशन रिटायरमेंट के टाइम ही। अदरवाइज उस एक्सेप्शन के अलावा कंपनी, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप कहीं पर भी किसी भी एसेट को एप्रिसिएट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मना करता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कभी भी कोई एसेट बढ़ रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह होगी, परचेज। ऋषभ अमाउंट बताएं। $42,000 ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगा। आउटफ्लो ये ना सुनिए सर एसेट आ रही है, इनफ्लो है, ब्रैकेट मत लगाओ, नहीं, हमें कैश पे ध्यान देना, कैश आ रहा है कि जा रहा है, बस ये चीज देखिए। एसेट खरीदी है तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो इसलिए ब्रैकेट लगा। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तानिश क्या लगता है क्या हुआ, परचेज सेल डिडक्शन क्या हुआ? सर इन्वेस्टमेंट करी है, तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट करी है। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट करी इनफ्लो क्या आउटफ्लो? है। आउटफ्लो ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगा अमाउंट 30,000। सही। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करी है तो भी परचेज ही बोलोगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 आफ्टर वैसे ब्रैकेट लगेगा। इसके बाद आते हैं सर करंट एसेट्स में। पहले इन्वेंटरीज पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद में निकला। इन्वेंटरीज में बताइए रिदम बढ़ने की कम हो रही है, कौन सी एक्टिविटी? कृष्णा कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। इंक्रीज इन इन्वेंटरी। ऋषि का अमाउंट पता है? 83,000 ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है। कोई भी कंडीशन बढ़ती है सर तो हम नेगेटिव रिलेशन फॉलो करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ, उल्टा बढ़ रही है इसलिए घटा रहे हैं।
कृषि ट्रेड रिसीवेबल बताएं, बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ रहा है। कितना? 22,500। खुशी ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? लगाना है। अगेन करंट बढ़े तो नेगेटिव रेशियो फॉलो करते हुए माइनस कर देते हैं, बढ़े तो घटाओ, घटे तो बढ़ाओ, उल्टा। करंट इन्वेस्टमेंट के सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्केटेबल, वो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में इजीली सेल हो सके उसे बोलते हैं मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स विदाउट ब्लॉक पीरियड। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जिसमें ब्लॉकिंग पीरियड होता है कि मैंने आज परचेज कर लिया तो 3 साल तक नहीं बेच सकता, 1 साल तक नहीं बेच सकता। और मेजॉरिटी जो होते हैं वो ब्लॉक पीरियड के बिना होते हैं, आज मैं खरीदूं, आज ही शाम को बेचना चाहूँ बेच सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं मार्केटेबल, मतलब इजीली बेच सकते हैं, मार्केटेबल। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है जो मार्केटेबल है ना, तुरंत बेचो तुरंत पैसा अकाउंट में आ जाएगा, इसको कैश के बराबर ट्रीट किया जाता है। तो हम कैश में कैश इक्विवेलेंट में इस अमाउंट को क्लब करके लिखेंगे। तो क्लोजिंग कैश की बात करूं अगर मैं, सॉरी ओपनिंग कैश की बात करूं, साल की शुरुआत में कितना कैश था, तो देखिए जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर मुझे दिख रहा है साल की शुरुआत में कैश 9500 है ना, और मार्केटेबल सिक्योरिटी 60,000 है, 69,500। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 9500 लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, 9500 लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और 60,000 लिखा हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट में। करंट इन्वेस्टमेंट कैश की जैसी है इसलिए हम क्लब करके लिख रहे हैं इनको 69,000। और करंट ईयर की बात करें, क्लोजिंग वाले कैश की बात करें, तो साल की एंड में 24,000 का कैश है और 54,000 की इन्वेस्टमेंट है। मतलब 78,000 का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे आया। करंट इन्वेस्टमेंट में हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दिया। करंट इन्वेस्टमेंट में हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दिया। तो देखिए कि साल की शुरुआत में कितना कैश था हमारे पास 69,500, साल के एंड तक आते आते वो कैश कितना बन गया 78,000 बन गया। मतलब इस साल हमने कितना कैश बढ़ा 8500। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो कुछ और नहीं, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 30,000 विदाउट क्रेडिट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इस साल 30,000 रुपया कैश आया। कैश मीन्स बैंक ऑफ, वो भी कैश फ्लो बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओनली कैश पर ही हमारा फोकस है, बैंक में जो पैसा आ रहा है वो भी इसी में आएगा, इसलिए कैश इक्विवेलेंट कहते हैं उसको, कैश के जैसा। इन्वेस्टिंग में भी दो ही एक्टिविटी है, माइनस में चल रहा है, इसको बोलेंगे सर नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ब्रैकेट लगेगा आउटफ्लो, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 72,000, दोनों आइटम माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगेगा।
हाँ जी, 1,08,000 के बाद फिर इसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आने के बाद क्या होता है, इसमें हम वो आइटम ऐड करते हैं, वो आइटम लेस करते हैं जो ट्रेडिंग पीएनएल में आती है बट ऑपरेटिंग नहीं होती। इस क्वेश्चन में हमें एक भी आइटम ऐसे नहीं मिली, तो यही हमारा दूसरा आंसर भी हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्पेस कम है तो आगे लाइन में लिख सकते हो उसको। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमारा पहला आंसर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स इस क्वेश्चन में है नहीं तो डायरेक्ट हमारा पहला आंसर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,08,000। उसके बाद ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम ऐड लेस करते हैं। उसके बाद दूसरा आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस क्वेश्चन में वो ऐड लेस करने वाली आइटम्स है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा तीसरा आंसर भी मतलब यही पहला आंसर है, यही दूसरा आंसर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद ये सब एड्रेस करने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या नाम देते हैं, उसे नाम देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तीसरे आंसर को नाम देते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद क्या करते हैं, टैक्स पेड लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं, तो अब जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताएं कितना आंसर आ रहा, आंसर आ जी 50,500। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के तीनों आंसर को ऐड करके बताइए कितना आ रहा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इन तीनों के आंसर को ऐड कीजिए। ऐड करते टाइम ध्यान रहे इन्वेस्टिंग वाला नेगेटिव। क्या लिया है, कितना आ रहा, 85। और ये आंसर में पहले से पता था कितने शुड आंसर ऐड करके ये आना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉजिटिव है जी, इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, फाइनेंसिंग नेगेटिव है। कंपनी अच्छी है खराब है बताइए, कंपनी अच्छी है कि खराब है बताइए। प्लस और माइनस के साइन को ध्यान रखते हुए, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, बताइए कंपनी अच्छी है कि बुरी, या ये अच्छा ये बुरा है, अच्छी है। और कोई आंसर, चलिए सर अच्छी है। अच्छी होने की वजह तो पहली वजह तो ऑपरेटिंग प्लस में, तो गुड्स बेच कर खरीद कर पैसा आया ही गया नहीं। दूसरी चीज पॉजिटिव क्या है कि देखो उधार मतलब कि बाहर वालों से पैसा उठाया 30,000 और अपनी कंपनी में लगाया 72, मतलब 42 खुद कमा करके लगाया। समझ रहे हैं, तो समझ लीजिए कोई बोले कि मैंने घर लिया है इतने का और इतने का लोन दिया, तो मतलब बाकी पैसा खुद का लगाया ना, तो सही है। शेयर इशू करके अगर वो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है, मशीनरी में लगा रहा है, तो सही कर रहा है। वो बिल्कुल इक्वल होता है। भैया मैंने 1 करोड़ का घर लिया है, 1 करोड़ का ही लोन लिया है, पॉइंट की समझदारी। समझो 70,000 का घर लिया है, 30,000 का लोन लिया है, मतलब 40,000 अपने पॉकेट से लगाया, तो अपनी इनकम अर्न करके लगाया बिजनेस के अंदर, तो इसलिए दोनों चीज पॉजिटिव हुई। कुछ और पूछ सकते हैं, फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के।
तो रेडी कि आपको 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम में। तो 15 मिनट में आपको दो काम करना चाहिए। पहला काम, जिन जिन क्वेश्चंस में चॉइस है वो दोनों क्वेश्चन आप स्टडी करें। सपोज 4 क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आए हैं जिनमें चॉइस है, तो वो 8 क्वेश्चन स्टडी करो और डिसाइड कर दो कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। दूसरा काम, ये क्वेश्चंस का आपको पता है कि फॉर्मेट यही बनना है, पूरा फॉर्मेट बनाकर रेडी रहें। जैसे कैश फ्लो वाला क्वेश्चन हो गया, फॉर्मेट बनाकर तैयार रह सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कोशिश करो दो फॉर्मेट बना करके आए घर से। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं पेज 201 से लेकर के, वो घर पे ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हैं। डाउट्स आते हैं क्लास में कंफर्म करते हैं। 7 क्वेश्चन है टोटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। From the following balance sheet of the company as on 31st March 2013, तो year is question 2013। स्टार्टिंग में हमें चाहिए होता है सर प्रॉफिट, तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम छाटेंगे इस प्रॉफिट कितना, किसी का बताएं इस सर प्रॉफिट है कि लॉस है और कितना। प्रॉफिट है 6000। यहाँ से लेके सर सरप्लस, सरप्लस में प्रॉफिट जोड़ करके हम टोटल लिख देते हैं। तो लास्ट ईयर के एंड में सरप्लस बचा हुआ था 9000, इस साल के एंड तक वो सरप्लस बन गया 15000। तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट हो गया 6000। ऊपर ईयर पर भी ध्यान देते हुए पढ़ना है। अगर घट रहा है तो मतलब कि लॉस है, और अगर बढ़ रहा है तो मतलब कि प्रॉफिट। इसके बाद हमें कौन सी साइड ऐड करनी होती है सर, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 3 आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नोट्स टू अकाउंट्स में जनरल रिजर्व दिया हुआ है। लास्ट ईयर 15000 था और इस साल हो गया 27500। तो जनरल रिजर्व इकलौता ऐसा रिजर्व है जो बिजनेस की कमाई से क्रिएट होता है, मेन कमाई से। मतलब जैसे और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला रिजर्व है वो शेयर इशू करके आता है, कमाई से नहीं आता। कैपिटल रिजर्व है वो नॉन रिकरिंग नेचर से इनकम हो गई, कोई प्रॉपर्टी बेची जिससे प्रॉफिट आ गया उससे आता, मेन कमाई से नहीं आता। जनरल रिजर्व में ही अपनी मेन अर्निंग का सरप्लस का बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। तो सर जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो मतलब हमने प्रॉफिट से ट्रांसफर करा जनरल रिजर्व में। एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 12500। तो लॉजिक बताया, जनरल रिजर्व जो बढ़ रहा है वो हम ऐड क्यों करते हैं ऑपरेटिंग में। जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो हम ऑपरेटिंग में ऐड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, आई क्यों रहा है ये बताओ, और ऐड क्यों हो रहा है, लेस क्यों नहीं हो रहा ये बताओ। दो वजह, क्योंकि वो एक प्रॉफिट का पार्ट है जिससे हम सेपरेट करके रख रहे हैं, जिससे मुझे आगे हो सके। जो आपने रिजर्व में नहीं बताया ऑपरेटिंग में उसको क्यों लिख रहे हैं और ऐड क्यों कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, और ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा है जनरल रिजर्व। तो एक्टिविटी तो कोई सी भी नहीं है, ना ऑपरेटिंग, ना इन्वेस्टिंग, ना फाइनेंसिंग। ऐसे तो मशीन खरीदना भी डेप्रिसिएशन, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग नहीं, वो सारी नहीं आती इसके अंदर।
देखिए पहली वाली प्रॉफिट इस अमाउंट से घट चुका होगा इसलिए ऐड बैक कर रहा है, पहली वाली समझो। सपोज ये समझो बॉक्स के अंदर 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, मैंने इसमें से 20,000 रुपये जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिए। अब इस बॉक्स में 80,000 रुपये रहेगा, 80,000 रुपये रहेगा, सही है। तो जर्नलिज्म की वजह से प्रॉफिट घटा इसलिए प्लस कर रहे हैं, प्लस करने लॉजिक तो ये हो गया, सही है। दूसरा ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ये कोई सी भी एक्टिविटी ना ऑपरेटिंग ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंस। तो सोचो ना प्रॉफिट से जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं फंड्स, तो इसमें कोई कैश आया गया ना, कैश डेबिट हुआ ना कैश क्रेडिट हुआ। क्वेश्चन 3 के ऊपर जर्नल एंट्री दे रखी है, मैंने इसकी पढ़ा ग्रीन कलर से। जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने की क्रिएट करने की एंट्री होती है, इस सरप्लस को डेबिट कर दो। तो सरप्लस डेबिट करने से घटता है कि बढ़ता है? सरप्लस जो है वो डेबिट करने से घटता है कि बढ़ता है? बोलो ये बता। अरे पीएनएल अकाउंट तो है, पीएनएल अकाउंट घटता है। पीएनएल रेवेन्यू नेचर का होता है, क्रेडिट होता है, क्रिएट होता है क्रेडिट करने से और कम हो जाता है डेबिट करने से। तो डेबिट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है सर, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट से ऑलरेडी माइनस हो चुका इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं इसको, इसका इफेक्ट एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। नोट नंबर 2 प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है सर लास्ट ईयर का 7,000 और करंट ईयर का 12,000। प्रपोज डिविडेंड क्या चीज है सर कि डायरेक्टर्स ने ईमेल किया सारे शेयर होल्डर्स को कि इस साल हम इतना डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें फाइनल डिसाइड किया जाए। तो अभी प्रपोज लेवल पर है, फाइनल लेवल पर नहीं पहुंचा, ठीक। जब फाइनल लेवल पर पहुंचेगा तभी इसकी जनरल एंट्री होती है सर। प्रपोज डिविडेंड चैप्टर 1 में भी पढ़ा था मैं, याद कीजिए चैप्टर 1 पढ़ा था इस चैप्टर का, इसी बुक का, एनालिसिस वाली बुक का, हेडिंग सब हेडिंग वाला। उसमें क्वेश्चन आता है प्रपोज डिविडेंड, ये कौन से हेड कौन सा वर्ड में आएगा, उसमें ये बताया गया था कि कहीं आता ही नहीं बैलेंस शीट के अंदर, इसकी जनरल एंट्री नहीं होती, इसकी जनरल एंट्री ही नहीं होती। देखिए जो एक्ट होता है जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881, ये मैंने पढ़ाया था आपको पार्टनरशिप की पहली क्लास के अंदर। उस एक्ट के हिसाब से कौन पर्सन होता है कौन पर्सन नहीं होता, उसी पर्सन की डेफिनेशन ले रखी है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि जो पर्सन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है वही पर्सन पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। उसमें ये बात लिखी हुई है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट तब बनता है जब एक साइड से कोई ऑफर हो, दूसरी साइड से एक्सेप्टेंस हो। जैसे मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ तो मैंने ऑफर किया कि आप मुझे बेच दो, सामने वाला एक्सेप्ट करता है मेरा ऑफर कि मैं आपको बेचने को रेडी हूँ, इस फॉर्म में इसको समझो। तो एक ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, तब जाके एग्रीमेंट बनता। डिविडेंड वाले केस में डायरेक्टर ने सीईओ ने बस ऑफर किया कि मैं अपना ऑफर करता हूँ कि मैं इतना डिविडेंड दूंगा, अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई है शेयर होल्डर्स की साइड से, इसलिए ये सिर्फ ऑफर है, एग्रीमेंट नहीं है। जब तो कोई एग्रीमेंट नहीं बनता तब तो कोई एंट्री नहीं होती। तो इस प्रपोज डिविडेंड को एंट्री होती ही नहीं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, प्रपोज डिविडेंड की सर कोई एंट्री नहीं होती। 12,000 रुपए की नोट, 7,000 की बात करते हैं सर। लास्ट ईयर प्रपोज किया होगा, ये जो ईयर है ये 2011-12 हो गया है ना। इस साल के एंड में 31 मार्च को प्रपोज डिविडेंड है, तो 2-3-4 महीने बाद मीटिंग करी होगी। तो मीटिंग एक्चुअल में इस साल हुई होगी इस डिविडेंड की, इस 7,000 के लिए मीटिंग एक्चुअल में इस साल हुई होगी। समझ आ रही है बात, है ना। तो इस साल जब मीटिंग करी होगी, डिविडेंड फाइनल करा होगा, डिविडेंड पे करा होगा, ठीक है। तो इसी साल ये 7,000 रिकॉर्ड हुए, इसी साल ये 7,000 पे हो। 31 मार्च 2012 को ये प्रपोज डिविडेंड है, 2011-12 को प्रपोज करा है बस। एक्चुअल में इसको रिकॉर्ड कब किया होगा 12 दिन में, एक्चुअल में पे कब किया होगा 12 दिन में,
हम कौन सा अकाउंटिंग बना रहे हैं, 12-13 बना रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन में सिर्फ 7,000 को रिकॉर्ड करेंगे, ऐड करेंगे, लेस करेंगे, जो भी इससे ज्यादा करेंगे, 12,000 इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करेंगे 2013-14। समझ पा रहे हैं जी? हमें लर्निंग क्या ली, इसे ये लॉजिक समझने के बाद रटने वाला काम, जो लर्निंग वाला काम कि करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड कंप्लीटली इग्नोर, तो जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड है सिर्फ उसे कंसीडर करना। कहाँ कहाँ कंसीडर करते हैं सर हम इसको, प्रॉफिट में ऐड कर लेते हैं, डिविडेंड क्यों ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट से घट गया होगा सर, और डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो नीचे नोट दे रखा है मैंने, क्वेश्चन 3 के नीचे पढ़े उसको ध्यान से क्लियर कलर से क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जी, प्रीवियस ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या लिखा है उसके आगे, ऐड कर दो ऑपरेटिंग में और लेस कर दो फाइनेंसिंग में, ये लिखा हुआ। उसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है क्या, कि करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड दिख जाए तो उसे कर दो इग्नोर। लॉजिक क्लियर हो रहा है जी? कोई भी चीज हम सिर्फ लर्न नहीं कर रहे हैं, लॉजिक अंडरस्टैंड करने के बाद फिर उसे मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हिंट्स हैं जो आपको नोट करनी चाहिए काम की, वो मैंने पहले से ग्रीन कलर से लिखी हुई है, तो रिवीजन के टाइम आप जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए जाएं। डन जी, बढ़े आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। पहला पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 14,700। डेप्रिसिएशन ये 3-4 लाइन पढ़ने के बाद देखेंगे। डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में आता है, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा, घट गया होगा, अब रिवर्स करेंगे, ऐड बैक करेंगे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। Point number 2, an interim dividend of 7,000 has been paid to the shareholders during the year. इस साल हमने इंटरिम डिविडेंड प्रपोज था तो फाइनल था, उसके अलावा एक्स्ट्रा में 7,000 का डिविडेंड और पे करा। तो जो आपने किया था प्रपोज डिविडेंड के साथ सेम काम कीजिए इंटरिम डिविडेंड के साथ। सर इंटरिम और फाइनल में क्या फर्क है, इंटरिम के लिए हमें परमिशन नहीं चाहिए, इंटरिम डिक्लेयर कर दिया और पे कर दिया बिना पूछे। सोचिए सर अमाउंट 7,000 सेम है तो कुछ दोनों का रिलेशन है, कुछ लिंक है, ऐसा कुछ नहीं कि बाई चांस अमाउंट सेम है, ये बाई चांस अमाउंट सेम है इंटरिम और फाइनल वाले। इंटरिम डिविडेंड अलग डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड अलग है। नोट्स अकाउंट कंप्लीट हो गए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, बैलेंस शीट के अंदर झांकना शुरू करेंगे। पहली आइटम देखिए जी, शेयर कैपिटल। लास्ट ईयर शेयर्स थे 45,000 के, इस साल के एंड तक शेयर्स हो गए 65,000। बढ़ रहे हैं तो इशू करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर्स 20,000, इनफ्लो है इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगा। इशू ऑफ शेयर्स 20,000, इनफ्लो है इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगेगा।
उसके बाद लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, उसका आगे 1 लिखा है, नोट नंबर 1, मतलब ये नोट्स अकाउंट्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके बाद आ गई है करंट लायबिलिटीज में पहली आइटम ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स लास्ट ईयर 8700 थे, इस साल 9000 हो गए, बढ़ गए। तो लाइन छोड़ करके लिखें इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 300 रुपए, लास्ट ईयर 8700, इस साल 9000, टोटल 300 रुपए बढ़े। पॉजिटिव रिलेशन विद करंट लायबिलिटी बढ़े तो बढ़ा। इसके बाद लिखा है अदर करंट लायबिलिटी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसी आइटम अदर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है 2000 रुपए से, लास्ट ईयर नील 0, इस साल 2000, इंक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटीज, increase in other current liabilities 2000। लेकिन सर ये भी करंट लायबिलिटी है, पॉजिटिव रिलेशन बढ़ रही है, इससे बढ़ा दें, घट रही होती तो घटा दें। एसेट साइड पर आ गए, पहली आइटम दी हुई है फिक्स्ड एसेट्स। सो लास्ट ईयर थी 46700 और इस साल बढ़ करके हो गई 83000। तो सर बढ़ने की सिर्फ एक वजह परचेस। लेकिन इस बार सिर्फ डिफरेंस अमाउंट से काम नहीं चलेगा। ये लास्ट में 46 की थी, अब 83 की हो गई, माइनस कर दो तो पता लग जाएगा परचेस कितना, नहीं, क्योंकि इसकी एक और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। बड़े नीचे इंफॉर्मेशन में जो पॉइंट नंबर 1 था, फिक्स्ड एसेट्स पर डेप्रिसिएशन भी लगा है इस साल 14700। तो परचेस कितनी है जानने के लिए देखते हैं बाकी नोट नंबर 1। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट स्टॉक कॉर्नर्स पर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट दो बार। इस अकाउंट को बना करने के लिए सर एक्चुअल परचेस कितनी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो है वो एसेट अकाउंट है, एसेट्स का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड में लिखा जाएगा बैलेंस बीडी और क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई बैलेंस सी। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस 46700, बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस 83000। अमाउंट सारे क्वेश्चन में गिवन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट दिया हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से एसेट घटे तो एसेट घटे तो क्रेडिट, बढ़े तो डेबिट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
BDCD और डेक्शनरी के अलावा दो चीजें और आती हैं, परचेज और सेल। इस क्वेश्चन में सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि हमने सेल करी है और बढ़ गई, तो बचा हुआ बैलेंस परचेज का ही होगा। अब हम निकालेंगे परचेज। जब ऐसे खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए हम परचेज को सिर्फ परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए फिक्स्ड एसेट की परचेज के लिए परचेज वर्ड नहीं लिखेंगे। हाँ, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि जो हमने अमाउंट निकाला है ये परचेज का निकाला है और बैलेंसिंग करके निकाला है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। बैलेंसिंग करके निकाला है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। कैलकुलेट करेंगे खुद, नोट करने का बेटा का। ये अमाउंट आया सॉल्व करके जी 51,000। मशीन खरीदी है इस साल की, तो मशीन तो मेंशन नहीं है, बस फिक्स्ड एसेट्स मेंशन है, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है इस साल 51,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख दीजिए परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 51,000। आउटफ्लो इसलिए ब्रैकेट लगेगा। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं, इन्वेंटरी स्टॉक। लास्ट ईयर 11,000 था, इस साल 13,000 है, बढ़ रहा। लिखिए इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। $11,000 to 13,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है 2,000 रुपए से। नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट, बढ़े तो घटाओ, बढ़े तो घटाओ, कितने घटा रहे हैं इसको 2,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम है सर ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स। लास्ट ईयर 18,000, इस साल 19,500, 1500 से बढ़ गए। देखिए इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स ब्रैकेट में मेंशन है तो आप डेटर्स भी लिख सकते हो, इंक्रीज इन डेटर एसेट। लास्ट ईयर 18,000, इस साल 19,500, तो 1,500 रुपए से बढ़ गया। अगेन नेगेटिव रिलेशन विद करंट, बढ़े तो घटाओ, इसे माइनस कर रहे हैं। इसके बाद है सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग 2,000, तो लिखिए ओपनिंग कैश के सामने 2,000, क्लोजिंग 3,000, 2013 का क्लोजिंग 3,000। तो साल की शुरुआत में कैश हमारे पास था 2,000, साल के अंदर कैश हमारे पास हो गया 3,000, इसका मतलब 1,000 रुपए से कैश बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। मतलब तीनों एक्टिविटी के आंसर को ऐड करने के बाद 1,000 रुपए आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए। चलिए प्रॉफिट में जनरल रिजर्व, डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड सब ऐड करने के बाद जो आंसर आए उसे क्या नाम देते हैं? उसे नाम देते हैं सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारा पहला आंसर आता है
इसको नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें सिर्फ 3 आइटम एडजस्ट होती हैं, डिविडेंड, ट्रांसफर लेवल रिजर्व और टैक्स। टैक्स क्वेश्चन है नहीं, बाकी आइटम एडजस्ट कर लो। कितना आंसर आया जी बताएं? 32,500 ये हमारा पहला आंसर आया जी। थोड़ा 4 आंसर आते हैं ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो आंसर है उसे क्या नाम देते हैं बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ट्रेडिंग और पीएनएल के अंदर आने वाली वो आइटम्स जो ऑपरेटिंग नहीं होती उनको रिवर्स किया जाता है। ऐड हो चुका है तो लेस हो चुका है तो ऐड। इसको एडजस्ट करने के बाद कितना आंसर आया? 13,500। कितना? 13,500। 13 बढ़ेगा घटा के हो? सर नहीं, वो मैंने 47,200। 47,200 ये हमारा दूसरा आंसर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद जो चेंजेस वर्किंग कैपिटल के हैं सीए और सीएल का प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसका नाम होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद टैक्स माइनस होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं इसलिए अब जो हमारा आंसर आएगा वो तीसरा नहीं शुद्ध फाइनल आंसर होगा। इसका नाम है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स पेड नहीं। बताएं कितना आंसर आया? 46,000। पॉजिटिव है इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव होता तो नेट कैश यूज्ड इन। इन्वेस्टिंग का सर इन्वेस्टिंग एक ही आइटम है 51,000। नेगेटिव नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में 3 आइटम है और कितना आंसर है? पॉजिटिव है इसलिए नेट कैश फ्लो फ्रॉम। तीनों आंसर्स को ऐड करके चेक कीजिए 1,000 रुपये आ रहा है कि नहीं? तो 46 प्लस 652 हो गया, -51 1,000 रुपये हो गए। तो ये हमारा सबसे अच्छी चीज़ है कि एग्जाम में पता लग जाएगा हमें कि पहले से हमारा आंसर सही है कि नहीं। क्या क्या चीज़ नहीं सीखी सर इस क्वेश्चन के अंदर? पहले आइटम सीखी सर प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड में क्या चीज़ सीखी सर? करंट ईयर का इग्नोर कर देना है, ना कहीं प्लस ना कहीं माइनस, और प्रीवियस ईयर का 2 जगह लिखना है, क्योंकि पेड है इसलिए फाइनेंसिंग में सिर्फ माइनस, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है फाइनेंसिंग है इसलिए ऑपरेटिंग में ऐड करना है। दूसरा क्या सीखा सर? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की बहुत कम क्वेश्चंस के अंदर ट्रांजैक्शन है, शायद मेरे नोट में भी एक ही क्वेश्चन के अंदर होगी। रेयर है, एग्जाम में हर बार नहीं आता, रेयरली आता है, तो ये कभी आ जाए तो स्किप हो सकता है, गलती हो सकती है, हो सकता है आप सिर्फ करंट ईयर वाला जो 27,500 तो चेंज वाला अमाउंट लेना है हमेशा। ऑपरेटिंग में ऐड करना, उसके बाद कुछ नहीं, इन्वेस्टिंग फाइनेंस में कुछ नहीं है, क्योंकि रिजर्व क्रिएट करना कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, इन्वेस्टिंग फाइनेंस में कहीं नहीं आता। उसके अलावा और क्या गलती होने की चांसेस थे? फिक्स्ड एसेट में चांसेस थे सर, ये फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है तो आप सीधा सीधा 83,000 और 4600 को माइनस करके आप निकाल दे सकते थे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जिस चीज की भी 3 अमाउंट अवेलेबल है उसका अकाउंट बनेगा सर, सेक्टर की बड़ी पहचान है। क्या चीज बोली मैंने? किसी भी अकाउंट की हमारे पास 3 अमाउंट अवेलेबल है, तो वो क्या होता है कि वही अमाउंट है।
फिक्स्ड एसेट्स 2013 2012, यहाँ 10 लाख, यहाँ 12, तो ये अमाउंट अवेलेबल है और ये बढ़ रहा है, तो परचेज के अलावा कुछ हो नहीं सकता हो, पक्की बात है, परचेज होगी। तो दो ही अमाउंट है सर, यहाँ 10 लाख, यहाँ 9 लाख, तो घटने की वजह दो हो सकती है, तो सेल एडप्शन क्या माने, डेप्रिसिएशन, सिखाया था ना लगा। बताओ सेल होती है हर साल, एडप्शन होता है हर साल, प्रिजम्पशन क्या होती है जो हर साल, है ना, प्रिजम्पशन वो होती है जो ओकेजनली होती, मतलब ओकेजनली ना होती है, अकरिंग नेचर की, ब्रेकिंग नेचर की, बार बार होती है। इलेक्शन हर साल लगता है, सेल हर साल नहीं होती, इसलिए प्रिजम्पशन इलेक्शन, ठीक। लेकिन अमाउंट ही ना आ जाए कि 10 लाख की ये थी, साल के एंड 9 लाख रुपए रह गया और इलेक्शन लगा 50,000। अब सोचो 10 लाख की सर एसेट्स साल की शुरुआत में थी, 50,000 इलेक्शन लगा, तो साल के एंड में कितनी बचनी चाहिए, 9,50,000 बचनी चाहिए ना, तो यहाँ 9 लाख बच रही है और कम बच रही है, तो और घट गई, मतलब घटनी चाहिए थी 50,000 से, ये घट गई 1 लाख। अब क्या वजह हो सकती है, सेल। अब सेल निकाल के बनेगा ना अकाउंट, मतलब 50,000 में और भी तो निकाल दिया, बट ये हमें वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्किंग नोट तब बनेगा जब 3 अमाउंट अवेलेबल हो हमारे पास। जैसे क्वेश्चन बता दिया कि सेल हुई है 40,000, 10 लाख की मशीन है, 40,000 की सेल हो गई, तो बच रही चाहिए 9,60,000, 9 लाख की बच रही है, मतलब बाकी डिडक्शन, ठीक है। तो इसमें डिडक्शन की वजह से एक दूसरे की 3 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई, इसलिए उसके लिए अकाउंट बना। पॉइंट नंबर 2 इंटरिम डिविडेंड सीखने वाला था, इंटरिम डिविडेंड में हमेशा सेम का ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए फाइनेंसिंग में माइनस हो रहा है, प्रॉफिट सेक्रेटरी क्या होगा इसलिए ऐड करना, रिवर्स कर देंगे। तो जस्ट इतना ही बताया, रिवाइज करते हैं, जो नंबर वाले क्वेश्चन है वो ट्राई करें।